नमस्कार, मैं राजेश यावलकर लोकशाही निर्मित लोकलय के लोक संवाद में आपके दिल के गहरों से स्वागत करता हूं। आज ये लोकलय के लोक संवाद के लिए हमने आमंत्रित किया है तन्वी मल्हारा। तन्वी मल्हारा एक जलगांव की रहने वाली है और तन्वी मल्हारा ने मुस्कुराने की वजह तुम हो ये जो हिंदी सीरियल है, ये हिंदी सीरियल में मेन रोल जलगांव जैसे सिटी से जिन्होंने किया, ये तन्वी मल्हारा आज अपने साथ में हम लोकलय स्टूडियो में आपकी तरफ से और सभी के दर्शकों की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार तन्वी जी। थैंक यू सर। तन्वी जी की तरफ से हम जानना चाहेंगे कि हिंदी सीरियल महाराष्ट्र की एक लड़की जो जलगांव जैसे छोटे सिटी से आकर एक हिंदी सीरियल के अंदर काम करती है, मेरे ख्याल से ये ऐसी पहली लड़की होंगी कि जलगांव से जाकर वो किसी बड़े सीरियल के अंदर हिंदी सीरियल के अंदर कार्य कर रही हो। हम जानना चाहेंगे उनसे कि आपका प्रवास कैसे रहा, आप किस तरह से वहाँ पे पहुँचे, आपने इसके पहले कौन सा अभ्यास किया, किस तरह से आपको फिल्म क्षेत्र के अंदर जाने की प्रोत्साहन मिली, सब हम जानना चाहेंगे और आगे क्या करना चाहती है ये भी सब हम उनसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले तन्वी से हम जानना चाहेंगे कि आप इस फिल्म क्षेत्र के अंदर किस तरह से पहुँचे, जलगांव जैसे सिटी से जाकर आप महाराष्ट्र से एक हिंदी सीरियल के अंदर काम करना चाहते, आपने पहले से सोचा था या आपका तरफ क्या दिल में था, किस तरह से आपने सोचा था, जो सोचा था वही हुआ या किस तरह से आपका प्रवास रहा? वाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं जब से छोटी हूँ तब से मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड लड़की रही हूँ। मुझे नहीं पता था मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरा सिर्फ एक पर्पस होता था कि मैं जितना टाइम हो मैं स्टेज पर रहूँ। मैं जब भी स्कूल जाती थी तो मैं जितने कंपटीशन होती थी तो मुझे लगता था मैं बस स्टेज पर होनी चाहिए और लोगों को मैं मतलब मुझे अच्छा लगता कि मैं परफॉर्मर जब होती थी तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा उसी में आता था। पर मुझे नहीं पता था कि उसका करियर भी बन सकता है। लाइक यू नेवर थिंक ऑफ इट एज अ करियर बचपन में। तो मम्मी पापा ने कभी प्रेशर भी नहीं किया, वो पूछते भी नहीं थे कि तुम्हें बनना क्या है, कभी नहीं पूछा। वो बस बहुत खुश थे कि तन्वी स्टेज पर जा रही है, लोगों को हंसा रही। दे वर वेरी हैप्पी विद दिस। फिर मैं बोर्डिंग स्कूल चली गई और वहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन का माहौल नहीं था, वहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर का ज़्यादा नहीं था। वहाँ पर लोगों के साथ कैसा रहना है और कैसे आप दूसरों के साथ रहकर भी खुश रह सकते हो विदाउट परफॉर्मिंग, वो भी एक मैंने सीखा बोर्डिंग स्कूल में जाके। फिर बचपन में बस एक सपना था कि मुझे मिस इंडिया बनना है। बस ये एक सपना था, हर लड़की का होता है कि उसे मिस इंडिया बनना है। बस मेरा इतना था कि मुझे भरोसा हो गया कि मैं बन भी सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को लगता है वो मतलब जैसे जैसे बड़े होते हैं उन्हें लगता है कि मिस इंडिया कैसे बनोगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था मैं नहीं बनूंगी तो और कौन बनेगा। मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंस लेवल मेरा था तब जब मैं 18 साल की थी। तो मेरे मॉम डैड सबसे बेस्ट पेरेंट्स, आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस फील्ड में एक्चुअल में पुश किया, वरना मैं नहीं करती जो मैं अभी कर रही हूँ। उन्होंने ही मेरा नाम डाला इन मिस इंडिया कॉम्पिटिशन। मैंने तो किया भी नहीं था बिकॉज आई गॉट स्केर्ड ऑब्वियसली, लेकिन मेरे पापा ने मिस इंडिया में मेरा पार्टिसिपेट करवाया। उस दिन से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना है, बिकॉज मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ जब मैं कैमरा के सामने आते होती हूँ या मैं स्टेज पर होती हूँ। तो ये मेरा दिमाग में तब 18 साल की थी तब मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। ये नहीं पता था मैं कैसे जाऊंगी, ये नहीं पता था कि मैं कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं, बस पता था कि ये करना है क्योंकि और कुछ आता नहीं है। फिर सीरियल में मेरा ऐसे एंट्री हुई कि मैं 2020 की बात है, मैं 19 में मिस इंडिया जीती और 19 में ही मैं मुंबई शिफ्ट हो गई, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुंबई में ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो मुंबई शिफ्ट होना चाहिए। तो मैं 19 में शिफ्ट हुई, लेकिन लोगों को लगता है ना कि आप एक बार मिस इंडिया बन गए हो तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी और लोग बोलेंगे अरे आइए आइए आप तो हम चाहिए, आप ही का इंतज़ार करते हैं। आपके दिमाग में ऐसे होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको बहुत सारे ऑडिशंस देने होते हैं और बहुत धक्के खाने होते हैं और बहुत गलत लोग भी मिलते हैं आपको इस इंडस्ट्री में जो आपको नहीं आगे बढ़ना देना चाहते, वो बस आपका इस्तेमाल करेंगे या वॉटेवर। बट 1% लोग हैं जो बहुत बहुत सिंसियर है इस इंडस्ट्री में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बस वो 1% लोगों को ढूंढने उनके पास पहुंचने की ज़रूरत है, जो कि मैं 1 साल नहीं पहुंच पाई। 2019 से लेके 20 तक मैं नहीं पहुंच पाई और मैं बहुत निराश हो गई थी और मैं घर आ गई। मैंने मुंबई छोड़ दिया, मतलब मैं नहीं रहूँगी मुंबई, मैं घर आ गई। मेरे पापा मम्मी ने कुछ नहीं बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ हम देखते हैं क्या होता है। और कोरोना हो गया। जब कोरोना हुआ मुझे बहुत दुख भी हुआ, लेकिन बहुत खुशी भी हुई कि कोई काम नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ही काम नहीं कर रही हूँ, कोई दुनिया में कोई काम नहीं कर रहा है, तो मुझे वो गिल्ट भी फील नहीं हो रहा था। और इस दौरान यूँ हुआ कि मेरे पापा ने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, मतलब ये गलत हो रहा है कुछ।
तो उन्होंने सोचा कि इसे हम कुछ करवाएं, मतलब माई फादर इज़ वन दैट कि ही ऑलवेज वॉन्ट्स हिज किड्स टू बी बिजी एंड ही ऑलवेज वॉन्ट्स देम कि वो ग्रो करे, प्रोग्रेस करें। तो उन्होंने ढूंढा कि इसको एक्टिंग सीखनी चाहिए, अगर ये ऑडिशन दे रही है तो ऑडिशन में आप कैसे सिलेक्ट होंगे, अगर आपकी एक्टिंग अच्छी है तो ही आप सिलेक्ट होंगे। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये एक्टिंग स्कूल अभी तक नहीं गई है तो एक्टिंग में सिलेक्शन कैसे होगा। फिर कोरोना के टाइम ऐसा हुआ कि हमारे जलगांव के योगेश पाटिल भैया थे, वो NSD ग्रेजुएट हुए थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए थे और मेरे पापा की बहुत अच्छे फ्रेंड है। तो उन्होंने सोचा कि बच्चों को इनके साथ वर्कशॉप करवाना चाहिए। तो कोरोना का पूरा जो समय था हमने थिएटर वर्कशॉप्स किए, हमने 3 से 4 थिएटर वर्कशॉप्स किए और तब मुझे रियलाइज़ हो कि एक्टिंग कैसे होती है, ऑडिशन कैसे देते हैं, कैमरे के सामने कैसे होता है, सब कुछ मैंने उस 1 साल में सीखा। मतलब आई ओ एवरीथिंग टू माई पेरेंट्स कि मैं जो कुछ सीखी और जिसके वजह से मेरा वापस NSD में भी सिलेक्शन हुआ। मतलब मैंने NSD में अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मेरा सीरियल में ये पहली बार हुआ कि एक प्रोडक्शन हाउस का शाही खान कॉकरोच, जिनके साथ मैं 2 साल से ऑडिशन दे रही थी लेकिन कभी नंबर नहीं लग रहा था, वो हमेशा बोलते थे हाँ बेटा हो रहा है, नहीं होता था। हर ऑडिशन में मेरा ऐसे हुआ कि मैडम आप ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो गई, पर मैं सेलेक्ट नहीं होती थी। इस ऑडिशन में ऐसे हुआ कि उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया और बोला कि आप मुंबई आके ऑडिशन दो। उन्होंने खुद आपको बुलाया? जी, उन्होंने खुद आके, उन्होंने खुद, इसके पहले आप खुद जाकर मैं के खुद ऑडिशन जाती देते थी। थे? हाँ जी, इस दरम्यान आपको उन्होंने खुद बुलाया। हाँ जी, उनका कॉल आया, बोले कि आपको ये ऑडिशन देना है। और मैं बोला ठीक है, मैं घर पर हूँ तो मैं दे देती हूँ, जैसे हमारा पूरा डिजिटल हो गया लाइफ, तो मैं यहाँ पे मोबाइल है, मेरे पास कैमरा है, मैं ऑडिशन भेज देती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आप मुंबई आकर ही ऑडिशन दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम खुद आपको देखेंगे, हम आपको बोलेंगे कि कैसे और अच्छा आप कर सकते हो, तो इट विल बी बेटर। तो मैंने सोचा कि हमेशा मैं अकेली जाती हूँ, तो इस बार मम्मा को लेके जाती हूँ। अच्छा, शगुन कि मम्मी होगी तो क्या पता शायद हो जाए सिलेक्शन। और ऐसा हुआ कि हम 1 अप्रैल को गए थे, मैं और मेरी मम्मा। 1 अप्रैल को हम मुंबई पहुंचे, 2 अप्रैल को मेरा ऑडिशन था। हम 2 कपड़े लेके लेजिट 2 दिन के लिए गए थे हम, और उसके बाद हम घर ही नहीं आए। मतलब मैं और मम्मी वहीं रह गए, क्योंकि एक के बाद एक ऑडिशन, फिर ऑडिशन के बाद एक और ऑडिशन, एक और मॉक शूट। ऐसा भी हुआ कि प्रोडक्शन हाउस को मैं पसंद आ गई लेकिन चैनल वालों को मैं पसंद नहीं आई। उनके दिमाग में कथा, जो मेरा सीरियल था मुस्कुराने की वजह, उनके दिमाग में जो कथा थी, जो मेन लीड है, वो किसी और को इमेजिन कर रहे थे। लेकिन थैंकफुली मेरे प्रोडक्शन हाउस को पता नहीं मैं इतनी अच्छी कैसे लग गई, अच्छा हुआ उन्हें मैं अच्छी लगी, कि वो पुश कर रहे थे कि तन्वी ही सिलेक्ट हो। मतलब उन्होंने बहुत पुश किया मेरे लिए। तब जाके 5-6 ऑडिशन करने के बाद, अलग अलग लुक टेस्ट के बाद, मॉक शूट के बाद, 1 महीने के प्रोसेस के बाद चैनल वालों को लगा चलो ठीक है, ये लड़की कर सकती है, कथा का रोल निभा सकती है। फिर उसके बाद का तो रेस्ट इज हिस्ट्री एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी। आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट टीवी, मुझे नहीं पता था। मुझे हमेशा से लगता था कि टीवी कौन करेगा। मेरे पापा को ये बोला था कि मैं कुछ भी करूँगी लेकिन टीवी नहीं करूँगी, मुझे तो फिल्में करनी है, मुझे तो वेब सीरीज करना है, मुझे टीवी नहीं करना। पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि टीवी में ज़्यादा एक्टिंग होती है, मतलब हर रोज़ एक्टिंग होती है। आप 15-20 घंटे सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, और मूवी में ऐसे होता है कि आप कम समय के लिए करते हो ना, 1 महीना मूवी कर लिया, 30 दिन, 32 दिन, 10 दिन का एक्टिंग का स्केड्यूल होता है, फिर आप फ्री होते हो। लेकिन टीवी में हर रोज़ आपको करना होता है और हर रोज़ एक्टिंग सीख रहे हो। तो मैं बोल रही हूँ आपको, मैंने 6 महीने में इतनी एक्टिंग सीख ली, अब मेरे को लगता है कि मूवी मेरे लिए ईजी हो जाएगा। मुझे जेन्युइनली अंदर से ऐसा फील होता है। और जिन्हें लगता है कि सीरियल में एक्टिंग नहीं हुई, मैं कहना चाहूँगी बहुत ज़्यादा एक्टिंग है, मुझसे पूछो। और मेरे पे जितना काम करना था, सारे प्रोडक्शन हाउस ने मेरे ऊपर काम किया। उन्होंने मेरे लिए एक्टिंग कोच लगवाई। आपने शायद चक दे इंडिया देखी होगी, तो चक दे इंडिया में शाहरुख खान के साथ एक एक्टर है जो उनके साथ हमेशा रहती है फील्ड पर, विभा मैम। तो विभा मैम मेरी एक्टिंग कोच थी, वो हर रोज़ मेरे साथ सेट पर होती थी और उन्होंने मुझे सिखाया कि जब इंपॉर्टेंट सीन होता है तो किसी से बात नहीं करनी होती है। अगर आपके शो में कोई विलन है तो उससे आप रियल लाइफ में भी दोस्ती मत करो, मतलब क्योंकि आप फिर केमिस्ट्री आपकी ख़राब हो जाएगी स्क्रीन पर। तो जो मेरा विलन था शो का, उस पर पूरे दिन मैं सेट पर हम इतनी हंसी मजाक नहीं, मैं उसको देखती भी नहीं थी। मेरे मैम ने बोला था उसे देखना भी नहीं है तुमने, अगर तुम देखोगी तो तुम दोस्त बन जाओगे, फिर तुम वो केमिस्ट्री नहीं दिखेगी जो स्क्रीन पर दिखनी ज़रूरी है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने सीखी वहाँ पर, आई डोंट थिंक मुझे शायद ये कोई एक्टिंग स्कूल भी सिखा पाता। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं, मतलब आई डोंट नो मैं NSD जाकर मैंने अच्छा नहीं जाकर क्या किया, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये काम किया। और एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि 6 महीने में ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं यंग हूँ, आई एम यंग, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर एज मच एज आई कैन। अगर ये 3-4 साल चलती तो मैं बूढ़ी हो गई होती हूँ, फिर मैं और एक्सप्लोर नहीं कर पाती। तो आई एम वेरी हैप्पी, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तन्वी, सीरियल का नाम है मुस्कुराने की वजह तुम हो, लेकिन उस सीरियल के अंदर आप रोई भी हो। ओहो, सिर्फ रोई हूँ, सिर्फ रोई? सिर्फ रोई हूँ। क्या पता क्यों
क्यों हमारे हिंदुस्तान में अच्छा लगता है जब लड़कियां रोती, मुझे अभी तक नहीं समझ आया। मैं अगर होती तो मैं सच बता रही हूँ, मैं मुझे ऐसी सीरियल में काम करना है जिसमें बहुत खुश हूँ और मैं बहुत हंसती रहती हूँ। मुझे सच बता रही हूँ सर, मुझे ये शो इसीलिए चाहिए था क्योंकि इसका नाम बहुत अच्छा लगा मुझे, मुस्कुराने की वजह तुम हो। और आप देखोगे मेरे इंस्टाग्राम बायो पर मैंने हमेशा लिखा है, ये सीरियल तो अभी आई है, मैं 18 साल की थी तब से मैं लिख रही हूँ, आई वॉन्ट टू मेक पीपल स्माइल, कि मुझे लोगों की मुस्कुराने की वजह बनना है। तो जब मुझे पता चला ये शो का नाम मुस्कुराने की वजह तुम हो, तो मुझे चाहिए ही था, मतलब मैं बोला ये तो मेरे लिए ही बना है। और स्टार्टिंग के कुछ महीने बहुत वैसे ही था कि मैं एकदम सोशल वर्कर हूँ, मैं लोगों को बचा रही हूँ, दूसरों की हेल्प कर रही हूँ। बट शादी होने के बाद अभी भी हमारे सोसाइटी में इतना रिग्रेसिव थॉट्स हैं कि लड़कियां दब जाती है, लड़कियां डरती हैं, लड़कियां बोल नहीं पाती है। तो वो सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पसंद, पर्सनली तन्वी को नहीं पसंद, जो मुझे करनी पड़ी, पर मेरे वो बोलते हैं ना वो टैप खुल गया। अब मैं 2 मिनट में रो सकती हूँ, मैं 2 मिनट में गुस्सा कर सकती हूँ, मेरा हर चीज़ खुल गया है अब। पहले मैं नहीं कर सकती थी, मुझे रोने बोलते थे, जैसे ऑडिशन में मुझे बोला था आपको रोना है, मुझे नहीं आ रहा था रोते, मेरे को 1 घंटा लगा रोने, आंसू आने। अब मुझे बस आप बोल दो यहीं पर अभी, तन्वी आपको ये सीन करना है और आपको रोना है, मैं रो दूंगी, क्योंकि मेरे वो एक्टिंग की वजह से सारे बटन ही खुल गए हैं, पता नहीं कहाँ से क्या हो गया, मैजिक हो गया। लेकिन आई कैन इमोट इमोशंस वेरी वेल अभी। रोने के लिए आपको 1 घंटा लगा 1 घंटा। ऑडिशन के अंदर? कैसा कैसे उस टाइम आपने फील किया वो? उफ। तो मुझे याद है कि लास्ट ऑडिशन था मेरा, और उन्होंने देख लिया था कि तन्वी स्ट्रॉन्ग, तन्वी कैसे ऑडिशन, मतलब अलग अलग इमोशंस का ऑडिशन होता है। जैसे उन्होंने बोला खुश वाला ऑडिशन मैंने कर लिया, खुश वाला इमोशन को दिखाना था, गुस्से वाला भी कर दिया, डिटर्मिन्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट भी कर दिया। लास्ट बचा था रोने वाला, जिसमें मैं अपनी माँ को बोलती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पहली बार शादी से पहले मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ और मुझे मम्मी को ही बोलना होता है, और जो जिसने मुझे प्रेग्नेंट किया वो मुझे धोखा देकर चले जाता है। तो ये कहानी है मोटा मोटी, और जो धोखा देता है वो मेरा बाद में देवर बनता है। तो ये एकदम ही बहुत ही अलग कहानी थी। तो और मुझे नहीं पता था वो मेरा देवर होने वाला है। जब तक मैं मंडप में भी थी मुझे पता नहीं था। घर में मैं वेलकम होता है और मैं देखती हूँ मेरे सामने कि वो जिस इंसान ने मुझे धोखा दिया वो मेरे सामने खड़ा है देवर बन के। तो ये कहानी थी मुस्कुराने की वजह की। बट जो ऑडिशन था उसमें मैं पहली बार मम्मा को कन्फेस करती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ मम्मा। और अब क्योंकि प्रेग्नेंट में मेरे को एक्सपीरियंस तो है नहीं, वो उस कैसा फील होता होगा जब लड़कियां पहले प्रेग्नेंट हो जाती, मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे जीवन में इतना कोई दुख भी नहीं था कि मैं उसे याद करके रो दूं। मतलब मेरे डायरेक्टर ने बोला अपने जीवन के दुखों को याद करो, रो दो, सब एक्टर यही करते हैं। मैं बोला सर आई एम सॉरी, लेकिन मेरा चाइल्डहुड बहुत अच्छा निकला है, मेरा इतने कोई दुख नहीं है जीवन में। जीवन में मेरे माँ बाप अच्छे थे, उनके मतलब वो ज़्यादा अच्छे हैं, स्कूल अच्छा रहा है, दोस्त अच्छे हैं, आई एम ब्लेस्ड विथ एवरीथिंग, और ऐसा कोई दुख नहीं है। तो बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे चलेगा। और ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमारे ऑडिशन के अंदर नहीं। ऑडिशन में नहीं। ऑडिशन में उन्होंने बोला कि आप ग्लिस मत यूज़ करो, देखना है हमको, देखना है कि आप कितना नेचुरली रो सकते हो, क्योंकि एक बार सीरियल शुरू हो गए फिर तो आपको ग्लिस लगाना ही पड़ता है सर, क्योंकि आप कितना रोगे। इतने दुख तो किसी के जीवन में नहीं है जितना सीरियल के दुख होते हैं। किसी के दुख जीवन में इतना दुख नहीं है। तो मुझे उन्होंने एक रूम में भेजा, बोला कि आपको जो याद करना है करो, लेकिन हमें आंसू चाहिए। वो सारे रुके रहे। मैं सुबह के 7 बजे गई थी और मेरा ऑडिशन 11 बजे रात को शुरू हुआ, क्योंकि दूसरे इतनी लड़कियां थी जिनका ऑडिशन मेरे पहले होना था। आखिरी तक भी इतने ही थे। फिर मुझे एक रूम में भेजा गया और मैं वहाँ पे सोच रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि मुझसे जेन्युइनली नहीं हो रहा था। फिर मेरे डायरेक्टर आते हैं, स्क्रिप्ट दिखाते हैं, बोलते कि सच में सोच। मेरी मम्मी को बुलाते हैं, बोलते इनको तुम्हें सच में बोलना है कि तू प्रेग्नेंट है, तू कैसे बोलोगी तुम। और मैं बोला है मैं कैसे, मतलब मैं जेन्युइनली मैं डर गई। और मुझे लगा मेरी मम्मी को सच में मैंने बता दिया कि मैं ऐसी प्रेग्नेंट हूँ, और जिसने मुझे प्रेग्नेंट किया वो मुझे धोखा दे दिया, उसको मुझसे शादी में नहीं करा, तो मेरी मम्मी पर क्या गुजरेगी। तो जब मैंने सोचा कि मुझ पर एक्चुअल में क्या होगा और मम्मी कैसे रिएक्ट करेगी, और मम्मी पापा मेरे जीवन में इतने इम्पोर्टेंट है। कैरेक्टर के अंदर जाने के के बाद लिए। ही आपको रोना है, हाँ तब जी। तक आप विजुअल करते रहे तो नहीं आता है सर, रोना नहीं आता है। तो जब तक मैं कथा और मुझे अभी भी लगता है कि जितना अच्छा मैंने ऑडिशन में किया उतना अच्छा तो मैंने सीरियल में भी नहीं किया। जिस दिन कथा यानी जिस दिन आपकी सीरियल स्टार्ट हुई, आपको प्रोडक्ट ये काम मिला, तब तो आपने सोचा नहीं होगा कि ये 6 महीने में खत्म होगा? नहीं। आपने सोचा होगा ना ये लंबा चलेगी चलेगा। 2 साल 3 साल। मैंने सोचा था 1 साल तो चलेगा ही। फिर जैसे किसी लीड रोल यदि मिल जाए तो दूसरी सीरियल या दूसरा कार्य मिलने में बहुत ही कठिनाई रहती है। बहुत ही कठिनाई। जैसे मतलब आप बोल रहे हो कि उसके बाद सीरियल खत्म होने के बाद आप बोल रहे हो? आपके नाम पे वो एक लग गया स्टैम्प। हाँ। लग गया आपकी तरफ कि आप कथा हो। अब कथा करके देखेंगे तो आपकी तरफ ही देखा जाएगा। हाँ। आगे की दूसरी सीरियल मिलने में बहुत कठिनाई रहती है। आई होप ना हो। लेकिन
ये तो आप प्रेयर कर रही हैं उसके लिए। अभी तक भगवान ने सुन ली है मेरी, अभी भी सुन ले। आई होप नॉट सर, मतलब बहुत सीरियलों में ऐसा तो होता ही है कि आपको अगर एक बार सीरियल मिल गई तो मूवी में नहीं मिलता है जाने, बहुत लोगों का ये या दूसरी परसेप्शन सीरियल है, में मिलने बहुत कठिन हो एक जाता बार है, काम कर लिया आप इंडस्ट्री से बाहर हो गए ये है। बट अभी सर मुझे मेरा अभी के एवेन्यूज इतने बढ़ गए हैं टू बी सीन इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। मेरा ये नहीं कि मुझे बस सीरियल में ही दिखना है या मुझे फिल्मों के थ्रू ही दिखना है या मुझे म्यूजिक वीडियो के थ्रू दिखना है, मुझे दिखना है। मेरे में टैलेंट है, आई हैव द स्किल, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो मुझे दिखना है, तो मैं दिखाऊंगी अपना टैलेंट। एंड अभी इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया, आपका भी लोकशाही इट्स ऑन सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया इतना ह्यूज है कि मुझे लगता है कि थ्रू इंस्टाग्राम ओनली आई हैव रीच्ड, मैंने 5 लाख फॉलोअर्स क्रॉस किए, तो मैं समझती हूँ कि थ्रू इंस्टाग्राम ओनली मैं अपना टैलेंट दिखाती रहूँगी, भले ही मुझे लोग चांस देना दे, मैं अपने अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही क्रिएट करती जाऊँगी। और अगर किसी को पसंद आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आई एम वेरी हैप्पी वेर आई एम, पर आई एम होपफुल कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो मिल जाएगा। बट खैर, एक छोटी मूवी मैं कर रही हूँ, दिसंबर में आने शूट होगा, तो आई एम होपिंग कि अभी यही चालू है, फिर यही चालू है। किसी फिल्म का काम चालू है जी। कौन सी फिल्म कर रहे हो? अभी मैं क्रव्यात करके फिल्म कर रही हूँ, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी। इसकी आधी शूटिंग हो गई है, अब मेरी शूटिंग बची है जो हम दिसंबर 2nd वीक में शुरू करेंगे शिमला में। अच्छा, इस फिल्म के अलावा और आपने अभी और क्या सोचा है, किस तरह से आप आगे कार्य करना? मेरे को एक्टर ने मुझे बोला था, जिस दिन मुझे पता चला हमारी सीरियल बंद हो रही है, तो आंसू तो ऐसे आने लग गए, क्योंकि वो दुख ये था कि अरे सीरियल बंद हो रही है। आपकी जिंदगी में पहला दुख यह है, ऐसा कहा जाए। हाँ, सीरियल खत्म हो रहा, तो वो बहुत बड़ा दुख था, शॉकर था मेरे लिए। क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं इस क्लास में फर्स्ट आती थी हमेशा, मैं हर कॉम्पिटिशन में फर्स्ट सेकेंड आती हूँ। लाइफ मतलब मैंने मिस इंडिया भी हारी, मैं 3 साल मतलब 6 साल की जर्नी थी, लेकिन हर इसमें मैं एक स्टेप आगे गई हूँ। मतलब पहले हारी, फिर एक नेक्स्ट में टॉप 10 में गई, फिर टॉप 5 में गई, फिर जीती। तो मुझे पता है कि हारना तो है ही लाइफ में, फिर आप लास्ट में जीत जाओगे, ऐसा मेरे दिमाग में है परसेप्शन। पर इतने जल्दी हार गई मैं सीरियल में, मतलब 6 महीने में ही हारना वॉज बहुत बड़ा शॉकर मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए। आई रिमेंबर मैंने मम्मा को बोला कि सीरियल बंद हो रही थी, मेरी मम्मी को नींद नहीं आई 1 हफ्ते के, अरे बेटा क्या क्या होगा या क्या होगा। मैंने इतना टेंशन, मतलब मैं अभी भी आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट विथ माई लाइफ। बट पहला दुख वो मेरे लिए था कि सीरियल बंद हो रही है, तो मैं बहुत रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ। मेरा को एक्टर आता है कुणाल जयसिंह, और मुझे बोलता है तन्वी धरा। बोला क्या हुआ, और उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है सीरियल में, एक्टिंग बोलता, मतलब एक तो मेरी एक्टिंग कोच और मेरे डायरेक्टर और मेरा को एक्टर, ये 3 लोगों ने मुझे एक्टिंग सिखाई है। तो कुणाल आके मुझे बोलते हैं कि तन्वी, तुम जिस प्रोफेशन में हो उसमें तुम ज़्यादा बेरोज़गार ही रहोगी लेकिन जब तुम बेरोज़गार रहोगी तब तुम ऐसी अपना टाइम वेस्ट मत करना, रिमेंबर टू यूटिलाइज दैट टाइम। तो मैंने तब सीखा कि अगर मैं पास अभी समय है तो ये सोचती नहीं रहूँ कि कब मिलेगा कब मिलेगा, मैं ये काम करती रहूँ ताकि मैं बेटर होती जाऊँ, ताकि जब मुझे मिलेगा इट आई बी अ बेटर पर्सन। तो मैं अभी एक्टिंग के वर्कशॉप करने जा रही हूँ मुंबई में, मैंने डांस क्लास शुरू कर दी, मैंने म्यूजिक क्लास शुरू कर दी, मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। तो आई वॉन्ट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉट एवर कम्स, और अगर नहीं भी मिलता है तो भी मैं तो सही होते जा रही हूँ, मैं तो बेटर हो रही हूँ। तन्वी जी, जो आप सब कार्य कर रहे हो उस दरम्यान आपको मम्मी पापा का साथ किस तरह से मिला, और उनकी वजह से ही आप ये सब कार्य कर रहे हो या आपके खुद निर्णय ये सब लेते हो? बहुत ही सही आपने पूछा, पर ऐसा था मेरा कि मुझे बिजी रहना पसंद है। ट्रैक मैं सोचती नहीं हूँ, मुझे बस चाहिए कि मैं बिजी रहूँ। मैं बिजी रहती हूँ तो मैं खुश रहती हूँ, जो भी काम करूँ मैं मन से कर लेती हूँ। तो इतने सालों में मैं मिस इंडिया के लिए प्रिपेयर, 6 साल मिस इंडिया में चले गए, फिर उसके बाद रेडियो जॉकी में 2 साल चले गए, फिर ऑडिशन इसमें कोरोना में 2 साल चले गए। तो और जब ये कोरोना का समय चला था तब मैं बहुत होस्टिंग भी करती थी, तो मैं होस्टिंग में काम चालू कर दिया। और जो भी मैं चीज़ करती हूँ ना, मुझे लगता है मैं यही करूँगी। जब मैं होस्टिंग करती थी तो मुझे लगता था मैं होस्ट हूँ, मैं यही बनूंगी। जब मैं रेडियो जॉकी थी तो मुझे लगता मैं रेडियो जॉकी हूँ, तो मुझे आगे का इतना, मैं बड़ी खुश रहती थी। ये तो मेरे माँ बाप डालते बीज, नहीं बेटा और भी है दुनिया में आगे। मेरे मम्मी पापा ने मेरा रेडियो का जॉब से मुझे निकाला, मतलब वो तो मैं तो चाह रही थी मैं रेडियो जॉकी रहूँ पूरे ज़िंदगी, क्योंकि मैं बहुत खुश थी। लोगों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बात करना। अपने अच्छा स्टूडियो में मस्त गप मारो, खुद ही हंसो खुद के जोक पर, बड़ा सही लाइफ था वो भी। पर फिर मेरे पापा ने कॉल किया मेरे बॉस को, बोले कि वो नहीं करेगी काम अब वो जा रही है। मैंने पापा आपने मुझे तो बोलना चाहिए था कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ, मुझे तो बता देते। तो बोलते नहीं तू बहुत खुश है, तू बस 22 साल की, यू कांट बी सो हैप्पी एट दिस यंग एज, तुझे अभी स्ट्रगल करना है। तो उन्होंने मेरी जॉब छुड़वाई क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें पोटेंशियल है। तो किसी को आप में पोटेंशियल दिखना बहुत ज़रूरी है, जो मेरे मम्मा पापा ने देखा। और
आई नो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ टॉपिक से, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी ना किसी को आप में भरोसा होना चाहिए जब आपको आपके बारे में नहीं पता। वो मेरे मम्मा पापा ने मेरे लिए किया। तो मैं अभी जो भी मेरे मम्मा पापा बोलते हैं कि ये करना चाहिए करियर में, ये अच्छा है, तो मैं उनकी सुन लेती हूँ अभी, क्योंकि आई नो कि मेरे अभी इतनी मैच्योरिटी लेवल आई नहीं कि मैं अपने लिए सोच पाऊँ इतना अच्छे से। तो आई बिलीव इन देम एंड वॉट एवर दे टेल। सिर्फ एक NSD का मैं उनके खिलाफ गई, बाकी आई थिंक आई हैव बीन अ वेरी गुड गर्ल। तन्वी जी, हमें अब ये बताइए कि मम्मी पापा तो आपके पूरा आपने सब बताया उनकी वजह से, और वो जो बोलते हैं उस ट्रैक से आप चल रहे हो, लेकिन इसी के अलावा, इसके अलावा भी आपके सामने कोई आइडल होगा, कोई प्रेरक ऐसा व्यक्तिमत्व होगा, कोई प्रेरणा स्रोत होगा, ऐसा कौन है आपके सामने? मेरे फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, सीरियल तो मैंने एक भी नहीं देखी अभी तक लाइफ। मैंने अपनी सीरियल ही नहीं देखी टीवी पर, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में नहीं देखी। मैंने सीरियल कभी नहीं देखी। तो सीरियल के दोस्त तो मेरे कोई थे नहीं। सीरियल में आने के बाद मेरे को एक्टर ने पूछा, तूने मेरी एक भी सीरियल देखी है? बोला हाँ हाँ बिल्कुल देखी है, क्यों नहीं देखी। और मुझे पूछता है अच्छा बता स्टोरी क्या थी, तो मुझे उसकी स्टोरी नहीं, मैं झूठ बोल रही थी। तो मैंने सीरियल कोई देखी। तो सीरियल के इसमें तो ज़्यादा मेरे अब जाकर बने हैं दोस्त। लेकिन मेरी एक आइडल है एलन डीजेनेरेस, आपको पता होगा, वो टॉक शो होस्ट है अमेरिकन। शी इज़ ब्यूटिफुल। वो लोगों को हंसाती है और वो गिफ्ट देती है, और वो लोग मतलब शी इज़ अ वंडरफुल। तो मुझे चाहिए कि मेरा जो करियर ग्राफ है, पता नहीं उसके जैसा हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम मम्मा पापा, तो मैंने बस वो ही अपने दिमाग में पता नहीं कॉलेज में थी तब उसको ही देखती रहती थी और सोचती थी कि इसके जैसे बनना है, इसके जैसे बनना है। अब बनूंगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो ही एक आइडल अभी तक तो वही है। उसके अलावा तो हम सभी दर्शकों के लिए आपसे अभी ये जानना चाहेंगे कि जो सिटी लेवल से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऐसे फिल्म क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जिस शहर से उससे ज़्यादा यूथ पार्टिसिपेट करे या जाए इस फील्ड में, क्योंकि ये इतना स्कैरी नहीं जितना लगता है। लोगों के दिमाग में है कि ख़राब है, बहुत इंडस्ट्री है ख़राब, लेकिन अच्छे लोग भी है। तो अगर कुछ टिप्स मैं दूंगी जिससे आपकी लाइफ थोड़ी, मुझे जो किसी ने नहीं दी, तो अगर मुझे लगता है मैं दूंगी तो अच्छा हो जाएगा। हमेशा अच्छे लोगों से जुड़िए। अच्छे लोग आपको कैसे पता चलेंगे? तो आजकल इतने इंस्टाग्राम पे पेजेस होते हैं प्रोडक्शन हाउसेस के, उनके पेजेस पर जाइए और देखिए कि उन्होंने क्या काम किया है, और अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़िए। बस वो होता है ना, कभी कभी आर्टिस्ट बहुत डेस्परेट हो जाते हैं तो वो सब लेने की कोशिश करते हैं, कुछ भी आ जाए उनके सामने। वो मत ही करिए, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा रहेगा, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। और थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर एज अपोज टू स्मॉलर थिंग्स। तो मैंने बहुत चीज़ों को अभी भी मना कर देती हूँ। मम्मी पापा बोलते तू मना कैसे कर दिया, तेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है। मतलब मुझे पता है कि 10 साल बाद आई विल नॉट बी हैप्पी विद दिस, मतलब मुझे खुशी नहीं होगी मैंने ये किया। तो बी वेरी चूजी विथ योर वर्क। सेकेंडली कि भले ही आपको अपॉर्चुनिटी लोग दे रहे हैं, बहुत ही आप कृतज्ञता रखिए, लेकिन आपको अगर मिल रही है तो आप में भी दम है, तो वो मत भूलिए कभी कि, क्योंकि क्या होता है ना, मुंबई या बड़े शहर ऐसा होता है कि वो आपको आपसे बहुत चीज़ें ले लेता है। तो आपको आपका स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, और लड़कियों का स्पेशली, कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगी, ये चीज़ मैं करूँगी। और बोलते आना बहुत ज़रूरी है, कि नहीं बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट लड़कियों को सीखना। क्योंकि बचपन से हम हर चीज़ को हाँ बोलते आते हैं, मम्मा पापा हाँ, मम्मा हाँ, मैम हाँ, दोस्त को भी हाँ। तो ना बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए। और अगर आप इस फील्ड में आना ही चाहते हैं, मतलब इसके बगैर आपको नींद नहीं आ रही है, तो इसके ऊपर काम कीजिए। बस सपने देखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू एक्टिवली वर्क ऑन देम। तो आप एक्टिंग क्लासेस अभी से शुरू कीजिए। डोंट वेट कि जब मुझे सीरियल मिलेगी या काम मिलेगा तब मैं एक्टिंग सीख लूँगी। वैसे तो आप वेस्ट कर रहे हो सबका टाइम। अभी आपके पास टाइम है तो डांस सीखिए, म्यूज़िक सीखिए, क्योंकि जब आप बोलते हो तो वो भी एक रिदम में बोलते हो, तो म्यूज़िक आना बहुत ज़रूरी है। डांस, क्योंकि नॉट जस्ट आप अच्छे डांसर बन जाओ, लेकिन जब आप एक्टिंग कर रहे हो तो आप पूरी बॉडी का इस्तेमाल करते हो। तो आपका बॉडी में आपको कंफर्टेबल कैसे फील होगा, वो डांसिंग के थ्रू। डांस में आपकी बॉडी हिलती है, आपको समझ आता है कितना कंट्रोल्ड मूवमेंट्स होनी चाहिए। तो डांस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आई थिंक जस्ट अच्छा इंसान होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल है, जिस पैगाम पर अब है, वो सारे अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। तो डोंट, छोटे छोटे विंस में खुद को बड़ा समझने लग जाओगे तो फिर तो आप बहुत जल्दी हार जाओगे। सो बी अ गुड पर्सन एंड ट्राई टू डू गुड एज मच एज यू कैन अलॉन्ग द वे। और मुझे लगता है कि जीतता वही है जो हारता ही नहीं है, मतलब हार के भी नहीं हारता है। मैं मिस इंडिया पे वैसे ही जीती, मैं बहुत बार हारी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, तो आखिर में मैं जीत गई। तो अगर आप हारते ही नहीं हो, अगर आप हार को सीरियसली नहीं लेते हो, तो आप जीतते ही हो।
सो जस्ट कीप ऑन ऑडिशनिंग एंड वन डे इट विल हैपन. अगर मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, लाइक लेजिट कोई भी कर सकता है, क्योंकि आई एम जस्ट अ नेक्स्ट डोर गर्ल. मेरे मम्मा पापा कोई महेश भट्ट नहीं है, मतलब हमारा कोई वहाँ पर गॉडफादर नहीं है, बट जलगांव है साथ में. मुझे हमेशा ये लगता था सर, मेरी टीआरपी जब कम हो रही थी, मेरे पापा ने एक मैसेज लिखा सबको कि मेरी बेटी की सीरियल बंद हो सकती है, प्लीज़ देखना शुरू करो. और मैं आपको मजाक नहीं बोल रही हूँ, हमारी टीआरपी इतनी ऊंची हो गई क्योंकि सिर्फ वो मैसेज की वजह से. आई एम नॉट किडिंग. हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर चौकन्ना हो गए कि एक रातों रात इतनी टीआरपी कैसे बढ़ गई. और मैंने ये रियलाइज़ किया कि तनय के टाइम पे तनय इसलिए जीता क्योंकि वोटिंग इतनी स्ट्रांग थी. तो मुझे ये पता है कि मेरे साथ जलगांव है, मतलब आई एम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड. तो वो मुझे बहुत खुशी होती कि एक मैसेज से हमारी टीआरपी इतनी बढ़ गई कि हमारे प्रोड्यूसर्स को दुख हो रहा था कि हमने शो बंद करने का डिसीजन ले लिया, क्योंकि अब तो दूसरे शो का हमने अनाउंसमेंट भी कर दिया है. बट आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, क्योंकि जितने आप स्मॉल टाउन से होते उतने आपके साथ ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं और आपकी एक फैमिली होती है. तो पापा भी हमेशा लिख के भेजते थे आपकी लड़की है, जलगांव की लड़की है. तो मुझे वैसे ही लगता है कि मेरे पापा ने, मुझे लगता है मैं जलगांव की ही लड़की हूँ और मुझे जलगांव के लिए कुछ करना है, तो वो अंदर से है. तो मैं चाहती हूँ कि जितने लोग अगर मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं मेरी कहानी से, तो प्लीज़ ये फील्ड में आइए. इट्स अ ग्रेट फील्ड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ. सिर्फ अभी हमें ये बताइए कि अभी आपको रोल दिया जाए तो आप कौन सा रोल लेना पसंद करोगे? मुझे चाहिए जिसमें मैं बहुत खुश हूँ और मैं लोगों को खुशियाँ दे रही हूँ. मैं सच में ये प्रे करती हूँ कि सीरियल भी ऐसी बने जिसमें लड़की स्ट्रॉन्ग है और कॉन्फिडेंट है और किसी से नहीं डर रही है, लोगों को बचा रही है, लोगों को हंसा रही है. ऐसा बन जाए तो मज़े आ जाए. और आप सीरियल में काम करना चाहते हैं? नहीं, मैं चाहती तो हूँ कि मैं पिक्चर में जाऊँ. मैं जेन्युइनली चाहती हूँ वेब सीरीज़ करूँ, पिक्चरें करूँ, लेकिन एट दिस पॉइंट मैं बस चाहती हूँ कि अभी वापस काम मिल जाए क्योंकि मेरी मम्मी पापा को वो हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, अरे कब करेगी ये काम वापस. सो आई एम होपिंग टू गेट वर्क. कहीं भी मिल जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जहाँ जाऊँगी अपना दिल से काम करूँगी और होपफुली वो देखकर कोई और मुझे पसंद कर ले. धन्यवाद तन्वी जी, मैं आपका दिल के गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे मंच पर आए और हमें सभी को आपने आपकी सभी पूरी जानकारी, आपका जर्नी हमारे सबके सामने रखा. धन्यवाद तन्वी जी. थैंक यू सर. बहुत अच्छा लगा मुझे लोकशाही में आके, और इतना अच्छा स्टूडियो और इतना अच्छा एनवायरनमेंट है इधर, लगता है कि इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर एंड सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. एंड कंग्रेट्स टू एवरीवन हियर हु इज वर्किंग सो हार्ड टू मेक दिस हैपन. गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम. आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा.